रात के लगभग 2:45 बजे शेखर लगभग आधा घंटे सोए हुए था जब उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। वह अपने सर के तकिए में घुसकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फोन की बार बार रिंग ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार शेखर, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ सर, आपको इतनी रात में परेशान कर दिया। मैं शेखर हूँ। क्या है? आप इस कॉल को क्यों किया? मानसी सर, दादी माँ की हालत खराब है, वह आपको बार बार याद करती है और अब दवा भी काम नहीं कर रही है। शेखर ने क्या किया? कल ही दादी ने मुझसे कहा कि वह पूरी तरह से सही थी, फिर अचानक से। मानसी सर, आज सुबह से ही उनकी हालत खराब है, वो सिर्फ आपको देखना चाहती है। शेखर, अभी वो कैसी है? क्या वो जाग रही है? मैं उनसे बात कर सकता हूँ? मानसी जी। तभी दादी माँ ने इशारा किया। नहीं मानसी, नहीं सर, वो अभी अभी सोई है, बहुत मुश्किल से। शेखर, ओके, तुम ख्याल रखना उनका, मैं आने की कोशिश करता हूँ। मानसी, ठीक है सर, लेकिन जल्दी कीजिएगा, दादी की हालत सीरियस है। शेखर, हाँ, मैं 1-2 दिन में वापस इंडिया आ रहा हूँ। और फिर शेखर ने फोन काट दिया। इधर मानसी ने फोन रखते ही कहा, मानसी दादी, आपने तो मुझसे झूठ बुलवा दिया, लेकिन सर जब आएंगे तो क्या होगा? दादी, कुछ नहीं होगा उसकी, तू चिंता न कर। ये बता कब तक आएगा? क्या कहा उसने? मानसी, 1-2 रोज में बोले हैं कि इंडिया आ जाएंगे दादी, बस भगवान जल्दी से मेरा शेखर मेरे सामने आ जाए। इस बार तो उसे वापस न जाने दूंगी, बहुत हो गई उसकी मनमानी, इस बार तो मैं उसकी एक न सुनूंगी। मानसी, लेकिन दादी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोलने को कहा कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब है? आप तो बिल्कुल फिट है। दादी, वो इसलिए कि मेरे शेखर को धन दौलत की तो भूख है नहीं, उसे अगर कोई चीज यहाँ ला सकती है तो वो है उसकी दादी, यानी मैं समझी। मानसी, अच्छा तो ये बात है, आप तो जीनियस निकली दादी। दादी तो और क्या, मैं तो बचपन से ही होशियार हूँ। इधर शेखर ने इंडिया जाने की तैयारी कर ली और जाने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड इयाना से मिलने गया। इयाना, हाय शेखर। शेखर, हेलो इयाना। फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया। इयाना, कॉफी। शेखर, नो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं कल इंडिया जा रहा हूँ, दादी की हालत सीरियस है। इयाना, ओह, क्या हो गया उन्हें? वो ठीक नहीं है। शेखर, शी इज नॉट वेल। इयाना, तो क्या तुम कल ही चले जाओगे? शेखर, हाँ, जाना तो होगा, मेरे अलावा दादी का और कोई नहीं है। इयाना थोड़ा सा उदास हो गई। शेखर, ओह कम ऑन बेबी, मैं कुछ दिन उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगा, वैसे भी मैं वहाँ सिर्फ अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ। वो मुझसे मिलना चाहती है, सो जाना जरूरी है। इयाना, जल्दी आना। और फिर इयाना उसके गले लग गई। आई मिस यू बेबी। शेखर, आई मिस यू टू। और फिर शेखर रवाना हो गया। इधर दादी माँ अपने पोते शेखर के आने की खबर से फूली नहीं समा रही थी। आज पूरे 5 साल बाद शेखर वापस अपने घर आ रहा था। शेखर ने फोन कर दिया और उनके घर के सबसे वफादार सेवक दयाराम गाड़ी लेकर निकल चुके थे। इधर शेखर जैसे ही ट्रेन से उतरा, उसे अपने बचपन की याद आ गई कि कैसे उसके दादा रुद्र प्रताप सिंह उसे अपनी जीप में बैठाकर घुमाया करते थे। इन्हीं सोचों में गुम वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उससे कोई टकराता हुआ हवा की तरह निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक लड़की थी जो बेतहाशा भागी जा रही थी। तभी उसकी नजर अपने शर्ट पर अटके हुए झुमके पर पड़ी। शेखर, लगता है ये झुमका उस लड़की का ही होगा जो अभी मुझसे टकराई है, लेकिन ये लड़की कौन थी? बिल्कुल हवा का झोंके की तरह आई और निकल गई। एनीवे, मुझे उससे क्या होगी कोई। तभी दयाराम ने सामने से आकर राम राम कहा। दयाराम, शेखर बाबू, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? शेखर, आहा नहीं,
और आप कैसे हैं दयाराम? मैं तो ठीक हूँ, आज आपको देखकर मन खुश हो गया। आइए। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और शेखर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शेखर, दयाराम जी आप पीछे बैठे, मैं गाड़ी चलाता हूँ। दयाराम, मालिक आप, मैं चलाता हूँ ना, आप आराम से बैठे। शेखर, आप घबराए नहीं, बैठिए, मैं चलाता हूँ। और फिर शेखर ने गाड़ी स्टार्ट की और हवेली की तरफ रवाना हो गया। उसे अपने शहर के रास्ते बिल्कुल पहले जैसे ही लग रहे थे। 5 सालों में कुछ खास बदला नहीं था। थोड़ी देर बाद गाड़ी हवेली के बाहर रुकी और शेखर जैसे ही निकला, मानसी ने दौड़कर दादी माँ को बताया। मानसी, दादी सर आ गए। दादी, क्या मेरा शेखर आ गया? शेखर को देखने के लिए दादी माँ अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और मानसी से बोली, मुझे नीचे ले चलो। मानसी, दादी ये आप क्या कर रही है? आप भूल गई कि आपने मुझसे शेखर सर से क्या कहलवाया था कि आप बीमार है? दादी, अरे हाँ, मैं तो उसके आने की खुशी में अपना ड्रामा ही भूल गई। चल जल्दी से मुझे लिटा दे और मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। मानसी ने जल्दी से उन्हें चादर ओढ़ा दी और दादी माँ आंखें मूंदने की अच्छी एक्टिंग कर रही थी कि जिसे देखकर मानसी की हंसी छूटने वाली थी कि तभी शेखर कमरे में आ गया। शेखर, मानसी, दादी। मानसी, होलो सर आप आ गए? शेखर, नहीं, मेरा भूत आया है। तुमने इतनी रात को कॉल किया तो मुझे आना ही था। मानसी, अभी दादी सो रही है, रुकिए मैं अभी उन्हें उठाती हूँ। शेखर, नहीं, सोने दो, मैं जागने के बाद मिल लूंगा। वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, दादी ने आह भरते हुए कराहते हुए बोली, दादी आह। मानसी, मेरा शेखर अभी आया नहीं। शेखर, दादी माँ मैं आ गया हूँ, आप आंखें तो खोले, देखिए आपका शेखर आपके सामने खड़ा है। और फिर दादी ने धीरे से आंखें खोली और शेखर को अपने पास बुलाया और उसे गले से लगाकर ढेरों प्यार किया, मानो जैसे कि वो कोई छोटा सा बच्चा हो। शेखर, दादी आप कैसी हैं? मानसी ने बताया कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैं कल ही आपको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर आपका इलाज कराता हूँ। दादी, अब तू आ गया है न मेरा ख्याल रखने वाला, अब जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। शेखर, वो तो आपको होना ही पड़ेगा। दादी, आखिर आपके सिवा मेरा और कौन है? शेखर, दादी मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। दादी, ठीक है जा। शेखर के जाने के बाद दादी ने दयाराम को आवाज लगाई, दयाराम जी। मालकिन, दादी। दयाराम, रसोई में जाकर देखो खाना तैयार हो गया कि नहीं। शेखर इतने सालों बाद आया है, सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए। दयाराम जी। मालकिन, अभी जाकर देखता हूँ। दयाराम किचन में फुलवा खाना तैयार हो गया। छोटे साहब यानी शेखर बाबू आ चुके हैं, जल्दी से खाने की मेज लगा दो। और हाँ, सब कुछ उनकी पसंद का बनाया है, न जो कुछ बड़ी मालकिन ने बताया था। फुलवा नौकरानी, अरे काका, आज शेखर बाबू के आने की खुशी में उनकी पसंद की सभी चीज बनाई है, यकीन न हो तो खुद ही देख लो। दयाराम, अरे नहीं नहीं, पहले मालिक खाएंगे फिर कोई और। ठीक है, तुम खाना लगाओ। इधर सिमरन उन बदमाशों से छुपती फिर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए। तभी उसे अपनी दोस्त नताशा का ख्याल आया, जो कि उसी शहर के हॉस्टल में रहती थी। सिमरन, मैं क्यों न नताशा से मदद मांगू, वो जरूर मेरी मदद करेंगी। उसने पास के एक टेलीफोन बूथ से उसका नंबर डायल किया। दूसरी तरफ बेल बज रही थी लेकिन फोन नहीं उठा। सिमरन, हो अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, एक बार और ट्राई करती हूं। उसने दोबारा फोन किया। दूसरी तरफ से नताशा। नताशा, हेलो, कौन बोल रही हो? सिमरन, हेलो न नताशा। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैं सिमरन बोल रही हूँ नताशा, तुम और बताओ कैसी हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सिमरन, नताशा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे अभी कहीं रहने के लिए जगह चाहिए। नताशा, पर तुम तो हॉस्टल में थी।
सिमरन नताशा प्लीज अभी के लिए अगर तू मेरे लिए कोई इंतजाम कर दे, बाकी बातें मैं तुझे मिलकर बता पाऊंगी। नताशा पर मैं तो अपने घर आ चुकी हूँ, मैंने हॉस्टल छोड़ दिया है। नताशा सिमरन अच्छा सुन, मेरी एक दोस्त है जो कि मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी, मैं उससे बात करके तुझे उसका पता देती हूँ। और फिर फोन काट दिया। सिमरन वही खड़ी रही कि अभी नताशा फिर से उसे कॉल करेगी, लेकिन काफी देर हो गई कोई कॉल नहीं आई। सिमरन हे भगवान अब तू कोई मदद कर दे। तभी उसे उन गुंडों की आवाज सुनाई दी, अरे यार ये लड़की कहाँ गायब हो गई। तभी दूसरा बोला, अगर हम उसे पकड़ नहीं पाए तो पता है न कि हमारी खाल उधेड़ ली जाएंगी, हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढना है। इधर सिमरन की जान उसकी हल्क में मानो फंस गई थी, वो पसीने से तरबतर हो गई थी और उसे बस ऊपर वाले का सहारा था। सिमरन हे भगवान, ये मैं कैसी मुसीबत में पड़ गई हूँ, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। सिमरन दीवार से चिपकी हुई सहमी सी खड़ी थी, उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि तभी उसमें से एक बोला, सुन यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, चलो कहीं और देखते हैं, किसी भी तरह उसे ढूंढना होगा। उनके जाने के बाद सिमरन ने भी चैन की सांस ली और वहां से निकल गई, लेकिन खतरा तो मंडरा ही रहा था और सर छुपाने के लिए कोई जगह भी समझ नहीं आ रही थी। आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। इधर शेखर फ्रेश होकर आ चुका था और उसने दादी के कमरे में ही खाना मंगवा लिया। दादी शेखर आज सब कुछ तेरी पसंद है का, तुझे मूंग दाल का हलवा पसंद है न, खास तेरे लिए बनवाया है। शेखर वो दादी, आई लव यू दादी, देख तो जरा कितना दुबला हो गया है, यहाँ खूब घी मक्खन खाएगा तो फिर से गोलू मोलू हो जाएगा मेरा बच्चा। शेखर दादी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप क्या चाहती है कि मैं हाथी हो जाऊं ताकि कोई लड़की मुझे पसंद ही न करे। दादी अरे कौन है जो मेरे राजकुमार जैसे पोते को नापसंद करे, तेरे लिए तो एक से बढ़कर एक राजकुमारियां हैं, बस तू जिसे पसंद कर ले। दादी की बात सुनकर शेखर चुप हो गया। शेखर जानता था कि अगर वो कुछ और बोला तो दादी का पुराना शादी राग शुरू हो जाएगा, इसलिए उसने बात बदल दी। शेखर दादी मानसी आपका ध्यान रखती है, आप कहे तो मैं किसी और को आपकी देखभाल के लिए रख दूं। दादी शेखर बेटा अभी तो सफर से थका हारा आया है, आराम कर ले, तुझसे बहुत जरूरी बातें करनी है। शेखर जी दादी, और फिर शेखर वहां से अपने कमरे में चला गया। इधर सिमरन किसी तरह एक सराय में जाकर शरण ली, लेकिन वो बहुत परेशान हो चुकी थी। वो सोचने लगी कि एक पल में ही उसकी जिंदगी ने कैसी करवट ली। कल तक वो कितनी खुश थी और अचानक से उसके सामने उसकी जिंदगी का इतना भयानक सच सामने आ गया, जिस पर उसे अब भी यकीन नहीं था कि उसकी माँ उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे कि अब आगे क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, कौन उसका अपना है। और यही सब सोचते हुए पूरी रात गुजर चुकी थी। सुबह की किरणें उसके चेहरे पर चांदनी की तरह छिटक रही थी। आखिर वो थी ही इतनी खूबसूरत। वो उठी तो उसे जोरों की भूख लगी थी और चलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। इधर शेखर भी उठ चुका था। हवेली में काफी चहल पहल थी। उसने दयाराम को आवाज दी, दयाराम जी, शेखर बाबू आपने मुझे बुलाया। शेखर ये इतना शोर क्यों हो रहा है, हवेली में कुछ है क्या? दयाराम जी, छोटे मालिक आपकी आने की खुशी में दादी माँ ने दावत का आयोजन किया है। शेखर ठीक है, आप जाइए। दयाराम आपको कुछ चाहिए था? मालिक शेखर नहीं, शेखर दादी माँ के कमरे में। शेखर दादी ये सब क्या है? दादी अरे शेखर मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी बेटा, तू पूरे 5 साल बाद वापस आया है। जब से तुम्हारे दादाजी गए इस हवेली की रौनक चली गई।
अब तू वापस आ गया है तो सोचा कि कुछ रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को बुलाकर दावत कर दूं, इसी बहाने तुझसे लोग मिल भी लेंगे। शेखर दादी पर आपकी तबीयत खराब है और आप ये सब दादी अब पर वर मत कर, जाकर तैयार हो जा। और रही बात मेरी तो अब इस बुढ़ापे में कब क्या हो जाए हैं कुछ पता नहीं। शेखर ये दादी न पक्का किसी से मुझे मिलवाएंगी, ये जरूर मेरी शादी के चक्कर में पड़ी है, मेरी आजादी छीनना चाहती है। लेकिन मैं भी आपका ही पोता हूँ, इस झंझट में नहीं फंसने वाला। शाम हो चुकी थी, सारे मेहमान आ चुके थे। दादी दयाराम गरीबों को पहले भोजन करा दो। दयाराम जी दादी उन्हीं के लिए भोजन जा रहा है। इधर सिमरन को काफी भूख लग रही थी और वो काफी थक चुकी थी। तभी उसने देखा कि कुछ लोग लाइन में खाना ले रहे हैं। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो उसने भी लाइन में लगकर खाना ले लिया। वहां खड़े लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। अरे इतने अच्छे कपड़े पहनकर हम गरीबों की बेइज्जती कर रही है। तभी दूसरा शक्ल से तो किसी अच्छे घर की लग रही, लेकिन यहाँ खाना क्यों ले रही है। तभी उन्हीं में से एक बोला, अरे भाई अपना लो और आगे बढ़ो, और लोग भी लाइन में हैं। हाँ हाँ ले रहा हूँ भाई। सिमरन ने खाना लिया और अपना चेहरा छुपाकर वही कोने में बैठ गई और धीरे से एक निवाला मुंह में रखा और उसकी आंखों से आंसू उसके गालों को भिगोने लगे। इधर दादी ने दयाराम से गरीबों को कपड़े और पैसे दान करने के लिए शेखर को बुलाने को भेजा। दयाराम, छोटे मालिक, दादी माँ आपको बुला रही है। शेखर, ठीक है आप चले, मैं आया। शेखर जी दादी आपने बुलाया। दादी, हाँ शेखर चलो, गरीबों को अपने हाथों से कपड़े और पैसे दान कर दो। शेखर पर दादी में, दादी हाँ तू और कौन, इस हवेली का इकलौता वारिस है, तू तो ये धर्म कर्म के काम तो तुझे ही करने हैं न बेटा, चलो शाबाश। सिमरन कोने में बैठकर खाना खा रही थी कि तभी उसने लोगों की बातें सुनी। अरे चलो, हवेली के अंदर सबको दान मिलने वाला है। और फिर सब उठकर अंदर जाने लगे। तभी एक औरत ने कहा, ए सुनो, तुमको नहीं जाना क्या? सिमरन, मैं कहा औरत, तुमको पता है पैसे मिलेंगे अंदर, मैं तो चली, तुमको चलना हो तो चलो। सिमरन सोच में पड़ गई कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। उस औरत की बात सुनकर सिमरन सोचने लगी कि उसके पास पैसे हैं नहीं, अगर वो अंदर जाए तो उसे भी पैसे मिलेंगे। यही सब सोचकर आखिरकार उसने भी हिम्मत करके अपना चेहरा दुपट्टे से ढका और धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगी और उसी लाइन में लग गई जिसमें सारे लोग लगे थे। उसने देखा कि एक हैंडसम सा नौजवान अपने हाथों से कपड़े और पैसे लोगों को दे रहा था। सिमरन, कुछ लोग क्या किस्मत लेकर आते हैं, हर चीज उनके पास होती, धन दौलत शोहरत और भी बहुत कुछ, और मेरी जैसी किस्मत की कोई ठिकाना ही नहीं, कल क्या होगा, इन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी उसके पीछे खड़ी औरत ने कहा, आगे बढ़ो, पैर जम गए हैं, क्या हमारा भी नंबर आने दो। सिमरन हड़बड़ाकर आगे बढ़ी, तभी वो लड़खड़ाकर गिरने वाली ही थी कि शेखर ने उसे पकड़ लिया। सिमरन ने जल्दी से लिफाफा लिया और फिर वहां से निकल गई। शेखर, सुनिए, कपड़े तो अपने लिए नहीं, ये भी, लेकिन सिमरन ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। शेखर, दयाराम जी आप जरा इन लोगों को देखें, मैं अभी आया। शेखर ने उसका पीछा किया लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही थी। शेखर पता नहीं कौन थी, सिर्फ पैसे लिए और ऐसा लगा कि जैसे ये वही लड़की थी जो उस दिन मुझसे टकराई थी। खैर कोई हो, मुझे उससे क्या। सिमरन दौड़ते दौड़ते काफी आगे आ चुकी थी जिससे उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो थक कर बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करे। इधर मीना बाई के कोठे पर चुन्नी लाल पहुंचकर हंगामा कर रहा था।
चुन्नी लाल मीनाबाई, ये तुमने अच्छा नहीं किया, माल कोई और दिखाया, परोसा कुछ और। मीनाबाई, चुन्नी लाल, अरे आराम से बैठो, इतना गर्म काहे हो रहे हो, बताओ क्या मंगवाऊं। एक कल्लन जरा चुन्नी लाल के लिए एक गिलास ले आ। चुन्नी लाल, देखो मीनाबाई, मेरा दिमाग बहुत गर्म है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अभी के अभी मुझे वो लड़की चाहिए जिसकी फोटो तुमने दिखाई थी, वरना मेरे सारे पैसे वापस करो। मीनाबाई अपनी कुर्सी से उठकर चुन्नी लाल के पास आकर उसके कंधों को सहलाते हुए बोली, मीनाबाई, चुन्नी लाल, तुम हमारे खास ग्राहक हो, अगर मैं तुम्हें ही धोखा दूंगी तो मेरी ये दुकान बंद न हो जाएगी। आज तक कभी कोई खोटा सौदा किया है? मीनाबाई ने बोलो, चुन्नी लाल, हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन आखिर तुम मुझे उस लड़की से क्यों नहीं मिलवा रही हो? मीनाबाई, ओफो, इतनी बेताबी कभी हमारे लिए भी कोई दिखाता? हाँ हाँ देखो चुन्नी लाल, वो थोड़ी टेढ़ी है, अभी नई नई आई है, न तो थोड़ा नखरा दिखा रही है। पर तुम फिक्र मत करो, मीनाबाई को टेढ़ी चीज को सीधा करना आता है, बस थोड़ी मोहलत दे दो, जल्दी ही वो तुम्हारी बाहों में होंगी। चुन्नी लाल, मीनाबाई, तुम्हारी इसी अदा का तो मैं मुरीद हूँ, वरना तुम तो मुझे जानती हो मैं किस तरह का आदमी हूँ। मीनाबाई, हो भला मैं ही न जानूंगी, तुम्हें बताओ क्या सुनोगे, महफिल सजवाऊं? चुन्नी लाल, नहीं नहीं, अभी मैं चलता हूँ, मेरा माल तैयार हो जाए तो मैं आ जाऊंगा। खबर कर देना मीनाबाई, बिल्कुल मैं खुद फोन कर दूंगी। चुन्नी लाल के जाने के बाद मीनाबाई चीखते हुए, कान खोलकर सुन लो, तुम सब, मुझे किसी भी कीमत पर वो लड़की चाहिए, अब चाहे वो पताल में हो तो भी उसे ढूंढ लाओ, वरना तुम लोगों की बोटी खिंचवा लूंगी, समझे तुम सब। मीनाबाई, हमने उसे बहुत ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिली। मीनाबाई, अरे निकम्मो, तुम लोगों को पता भी है उसकी क्या कीमत मिली है, अगर वो न मिली तो तुम सब भूखों मरोगे, समझे। वो चुन्नी लाल मुझे छोड़ेगा नहीं, और अगर मैं न रही तो तुम सबका क्या होगा? अब खड़े क्यों हो जाओ, जाकर ढूंढो उसे। मीनाबाई की सांसें फूल रही थी, मारे गुस्से के वो जैसे नागिन की तरह फुंकार रही थी कि आज पहली बार कोई उसके चंगुल से निकल गया था। तभी रानी उसके लिए पानी लेकर आई। रानी, मीनाबाई, पानी पी लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मीनाबाई ने गिलास उठाकर फेंक दिया, गिलास की टूटने की आवाज से वहां की सभी लड़कियां आपस में बातें करने लगी। आज तो मीनाबाई बहुत गुस्से में है, पता नहीं अगर वो मिल गई तो उसका क्या हाल करेगी। तभी उसी कोठे की सोना ने कहा, सोना, ऊपर वाला उसे मौत दे दे तो भी आसान होगी, पर वो इस नरक में मत आए। तभी बेला ने कहा, शूशी धीरे बोल सोना। मीनाबाई ने सुन लिया तो तुझे नरक भेज देंगी सोना। ओह, ये कोई स्वर्ग है क्या जहां रोज हम सब मरते हैं? उसने एक ठंडी आह भरी। इधर सिमर ने फिर से सोचा कि एक बार नताशा को फिर से कॉल करती हूँ। उसने इसी उम्मीद में फिर से फोन मिलाया तो नताशा ने फौरन ही फोन उठा लिया और उसकी आवाज पहचान ली। नताशा, अरे सिमरन, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने अपनी दोस्त से बात की है, तुम मेरे हॉस्टल चली जाओ, लेकिन हाँ 1-2 रोज में तुम्हें अपना कोई बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि तुम वहां ज्यादा दिन नहीं रुक सकती, तुम्हें तो पता ही है। सिमरन, ठीक है, मैं 1-2 रोज में ही अपना कहीं देख लूंगी। थैंक यू यार, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नताशा, इसमें एहसान वाली क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है दोस्त की मदद करना। इधर शेखर अपने मेहमानों से मिल रहा था कि तभी उसे किसी ने आवाज दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो श्रेया। होलो शेखर, कैसे हो? शेखर अचरज से, हाय श्रेया, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं।
मैं जयेश सिंह की बेटी तुम्हारी बचपन की फ्रेंड शेखर हो। अभी पहचाना, काफी टाइम बाद देखा तो सचमुच पहचान नहीं पाया। और बताओ कैसी हो श्रेया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना कहो शेखर। मैं भी अच्छा हूँ। और तो क्या कर रही हो आजकल? श्रेया कुछ खास नहीं, स्टडी कंप्लीट हो गई। तो अब शेखर, तो अब क्या? श्रेया शर्माते हुए, अब आगे तो तुम जानते ही होंगे। शेखर मैं कैसे जानता हूँ? श्रेया तुम बहुत नॉटी हो। ही। और वो शर्मा कर वहां से चली गई। इधर जयेश सिंह और उसकी पत्नी सुधा आपस में बातें कर रहे थे। सुधा, जी सुनिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम श्रेया और शेखर की शादी की बात कर लो। चाची जी से जयेश सिंह, हाँ भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, मैं मौका मिलते ही श्रेया की शादी की बात कर लूंगा। और तुम बात पक्की ही समझो, चाची जी इनकार नहीं कर सकती है। सुधा, अच्छा, इतने यकीन से आप कैसे कह सकते हैं कि वो तैयार हो जाएंगी? जयेश सिंह, बस तुम देखते जाओ मैं कैसे राजी करता हूँ। और फिर क्या कमी है हमारी बेटी में? तैयार तो उन्हें होना ही होगा। इधर शेखर अजीब लड़की है, नॉटी, और मैं रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। सारे मेहमान जा चुके थे। शेखर ने इयाना को कॉल किया। इयाना, हाय स्वीट हार्ट, कैसे हो? शेखर, ठीक हूँ। और क्या कर रही थी? इयाना, पैकिंग। शेखर, पैकिंग? कहाँ जा रही हो? इयाना, पापा के पास। शेखर, अचानक से पापा के पास जाने का फैसला क्यों? आर यू ओके? इयाना, वो ममा कुछ दिनों के लिए अपने बॉयफ्रेंड एडी के साथ वेकेशन पर गई है, तो पापा ने कहा कि यहाँ आ जाओ। शेखर, अच्छा इयाना, एनीवे तुम कब आ रहे हो? शेखर, जल्दी ही इयाना। और बताओ इंडिया में कैसा लग रहा है? और दादी कैसी है? शेखर, अच्छा है सब। मेरे आने के बाद दादी भी ठीक है। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। शेखर, कौन? मानसी, मैं हूँ मानसी। शेखर, इयाना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके एंड आई लव यू, टेक केयर, बाय। शेखर, अंदर आ जाओ। मानसी, सर आपको दादी माँ बुला रही है। शेखर, तुम चलो मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद शेखर दादी के कमरे में था। शेखर, दादी इतनी रात हो चुकी है, आप अभी तक जगी है? आपकी तबीयत तो ठीक है? दादी, शेखर मेरा बच्चा यहाँ बैठ मेरे पास। दादी ने शेखर के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बड़े ही उम्मीद के साथ कहा, दादी बेटा, ये हवेली और इसकी साख, इसके रुतबे, सबका रखवाला, इस खानदान के इकलौते वारिस तुम ही हो। आज तुमसे तुम्हारी ये बूढ़ी दादी कुछ मांगेगी तो इनकार तो न करोगे? शेखर, दादी आप ये कैसी बातें कर रही है? दादी, शेखर तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे दादा अब नहीं है, और तुम इतने सालों बाद वापस आए हो। मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते। शेखर, दादी ऐसा कुछ नहीं है। भला मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगा? दादी आप तो मेरी जान है। दादी, अच्छा, अपनी दादी से इतना प्यार करता है तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। दादी बोल, करेगा न शेखर? ऑफ कोर्स दादी, बताइए क्या करना है? दादी, शादी। शेखर, सदी। दादी, क्या हुआ? इतना आश्चर्य क्यों? शेखर, दादी अभी शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं फंसना। बस दादी, क्यों? वजह तो बता। शेखर, दादी वजह तो दादी देख शेखर, अगर तूने किसी को पसंद किया है तो बता दे, मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। शेखर, दादी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतना कहकर शेखर वहां से चला गया। इधर सिमरन भी नताशा के हॉस्टल पहुंच चुकी थी। उसकी फ्रेंड रिया काफी हेल्पफुल थी। रिया, सिमरन तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, ऐसा करो तुम मेरे कपड़े पहन लो। सिमरन, नहीं ठीक है,
तुम मेरी वजह से वैसे ही परेशान हो गई हो। दोस्तों, कहानी बहुत ही जबरदस्त है और इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।